हम बताता हूँ। अच्छा देखो, आज हमें जो है वो ये क्वेश्चन करना है। तुम्हारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है, हाय सोनिक, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 4 ऑपरेशंस। और आज के इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कि थोड़ा हम राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी बात कर रहे होंगे। एंड दिस इज द ऑनलाइन क्लास ऑब्वियसली, सो आई कैन नॉट सी यू राइट नाउ, आई कैन जस्ट सी दिस चैट स्क्रीन राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो अभी डिस्कशन में स्टार्ट करूंगा। नोटबुक्स तुम्हारे पास होने चाहिए ऑब्वियसली। जो मैं बातें करूँ, कोई नोट्स बनाने हो तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। So we can actually make this online class very effective. And the question, the company name is Hisonic. I have to just read this small case. अभी हम केस रीड करेंगे और केस रीड करने के बाद इसके ये दो सवाल हैं जो दिए हुए हैं। इसको डिस्कस भी करेंगे और अटेम्प्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। ज़ाहिर है आज इसको हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में ये कंप्लीट होगा। Question, I am going to read the case first. Let's read the question, what the question is about. The company name is Hisonic, and let's see what this company does. Hisonic manufactures some of the best quality hi-fi music systems in the world. ठीक है भाई, hi-fi music system बनाते हैं। They cost up to $50,000 to buy. The company's products have an excellent reputation for sound quality and reliability. ठीक है, हमारी क्वालिटी का सीन ऑन है और रिलायबल है काफ़ी हमारा नाम। ऑल हाईसोनिक सिस्टम्स आर करेंटली असेंबल्ड इन द कंपनी फैक्ट्री लोकेटेड इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में हम लोकेटेड हैं। और ईच सिस्टम इज असेंबल्ड टू कस्टमर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और उसके हिसाब से फिर हम उनको सिस्टम बना के दे देते हैं। The workforce is skilled and loyal. Many of the components are not made by Hisonic but are imported from the best suppliers from all around the world. द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। ठीक है भाई, हम बड़े हाई फाई म्यूजिक सिस्टम्स बनाते हैं। कस्टमर स्पेसिफिकेशन भी ऑफर करते हैं। जर्मनी में करंटली लोकेटेड हैं। एंड वी आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सेटिस्फाई इंक्रीजिंग डिमांड. High Sonic managers are considering building a flow line assembly factory in Malaysia. ठीक है, कैपेसिटी फुल हो चुकी है और अब ये सोच रहे हैं कि अब डिमांड बढ़ रही है तो मलेशिया में जाके कोई नई फैक्ट्री सेटअप करते हैं। Rent and wages are only 25% of the levels paid by Hisonic in Germany. The CEO has analyzed this proposal using sales forecasts for the next 5 years. These quantitative results can then be compared with those from expansion of the existing factory. अच्छा, एक ऑप्शन ये है कि अपनी एग्जिस्टिंग जर्मनी की फैक्ट्री को वो एक्सपैंड कर जाएं और दूसरा ऑप्शन है कि मलेशिया में जाके जो है वो अब ये कोई नई फैक्ट्री लॉन्च करें। सेल्स फोरकास्ट यूज़ किया है इनके सीईओ साहब ने। वन ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ अ फैक्ट्री इन मलेशिया इज एक्सेस टू द ग्रोइंग एशियन मार्केट. The CEO thinks that if this offshoring is successful, all production could one day be transferred from Germany. So they are planning for an offshoring thing, right? Offshoring का टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा है कि जब आप अपनी प्रोडक्शन को अब आप किसी दूसरे कंट्री में लेके जा रहे होते हो एंड दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू मूव, दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड बेसिकली इन मलेशिया राइट नाउ। एंड लेटर ऑन मे बी दे आर जस्ट कंसिडरिंग कि अगर बहुत अच्छी रही है ऑफशोरिंग तो हम शायद फिर मलेशिया भी कंप्लीटली मूव कर सकते हैं और प्लस एशियन मार्केट भी टारगेट करेंगे। जर्मनी इज इन यूरोप ऑब्वियसली, दैट्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड, and if they go to Malaysia, they would just be popping into Asian side. So that's the situation. And मलेशियन साइट, अच्छा अब क्या दिया हुआ है हमें, कैपिटल कॉस्ट दिया हुआ है। मलेशियन साइट पे जा सकते हैं और मे बी वी कैन एक्सपैंड आवर करंट जर्मन साइट. Capital cost for Malaysian side is $6 million, but whereas if I go for the German side, then the expansion would cost me $3 million. Let's say if I expand into my existing country, then $3 million की इन्वेस्टमेंट चाहिए और मलेशियन साइड पे जाते हैं तो हमें फिर $6 million चाहिए होगा, डबल। ऑब्वियसली नया मुल्क में जा रहे हैं तो फिर खर्चे भी उस हिसाब से होंगे। Payback period of the capital cost. If I go for Malaysian side, then the payback is expected to be 4 years. Whereas if I go for this expansion of the German side, then payback would be 6 years. Payback के हिसाब से कौन सा बेहतर है? Like if I consider payback, तो कौन सी साइड बेहतर लग रही है, मलेशिया और जर्मनी? Where should I, if I just consider payback as my criterion, then which site seems to be better? Very nice, yes, good. Why Malaysia? Because 4 साल में पे बैक है ना, पैसे जल्दी आ जाएंगे। पैसे ज्यादा भी लग रहे हैं, $6 million भी लगेंगे लेकिन 4 साल में वापस आ जाएंगे। जर्मनी जाते हैं तो 6 साल में 3 मिलियन वापस आएंगे। लाइक इट्स वे टू डिफरेंट मैन।
एंड एनुअल प्रॉफिट्स अगर हम चेक करें तो मलेशियन साइड पे 1.5 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हम कर रहे होंगे ऑन एन एक्सपेक्टेड बेसिस. ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ फोरकास्ट. And if I go for the expansion of German side, then I would be making $0.5 million per year, which is one third, man. One third of what we would be making in Malaysia. इन्वेस्टमेंट डबल है. मलेशिया की इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है. इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल है लेकिन प्रॉफिट्स जो है वो ट्रिपल है. राइट. द परसेंटेज ऑफ प्लान्ड आउटपुट रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन. ओके. ब्रेक इवन वहाँ पे 40% आउटपुट पे आएगा. जर्मनी में जा यही रहते हैं तो 60% पे हमारा ब्रेक इवन होगा. इसका मतलब है कि अगर मलेशियन साइड पे जाते हैं आई हैव टू सेल 40% ऑफ माई टोटल आउटपुट टू कवर अप फॉर माई टोटल कॉस्ट. वेयर एज इफ आई गो फॉर जर्मन साइड देन आई हैव टू सेल 60% ऑफ माई आउटपुट इन ऑर्डर टू कवर अप फॉर माई टोटल कॉस्ट. राइट. ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आपको कम से कम कितने यूनिट्स बेचने होते हैं अपने खर्चे कवर करने के लिए. जैसे वहां पे अगर मैं 100 स्पीकर बनाऊंगा तो 40 बेचने होंगे और वहां पे 60 बेचने होंगे. और जितना ब्रेक इवन लेट होता है उतना ज्यादा हमें कस्टमर्स का वेट करना पड़ता है ना. जितना ज्यादा ब्रेक इवन होगा उसका मतलब है उतने ज्यादा सिस्टम्स उतने ज्यादा साउंड सिस्टम्स मुझे सेल करना होंगे. और जितने ज्यादा साउंड सिस्टम सेल करना होंगे उतना रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है. ठीक है. तो अब डेटा मेरे पास गिवन है. हाई सोनिक कंपनी है. And we have to read this case just like we are a business advisor. I have told you this before, but I'm just telling you once again. We just have to consider that we are the business advisor for Hisonic. We just understand what their business situation is, what they're going through, what their good side or the bad side is. I analyze the position of this company, and then this company would be giving me some questions. This company would be asking two, जैसे इस सिचुएशन के अंदर दो सवाल पूछे हमसे. तो इस तरह एग्जाम में भी पूछे होंगे. हम समझेंगे कि हम बिजनेस एडवाइजर हैं. हम इसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस की और फिर हम सवाल के जवाब देंगे. ठीक है. सो देयर आर टू क्वेश्चंस. क्वेश्चन वन देखते हैं पहले हम आज. Analyze the quantitative data comparing the Malaysian side with the expansion of the existing German factory. Analyze the quantitative data comparing the Malaysian side with the expansion of the existing German factory. ठीक है. क्वांटिटेटिव साइड को एनालाइज करने को कह रहा है. और ये 8 मार्कर है. 8 मार्कर का स्ट्रक्चर. 8 मार्कर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोडक्शन एंड देन टू मेन पैराग्राफ्स. ठीक है. इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल हैव टू मेन पैराग्राफ्स. इंट्रोडक्शन में हमें कोई ना कोई डेफिनेशन देनी होगी. तो अगर मुझे ये 8 मार्कर लिखना है और कह रहा है कि आप इसके क्वांटिटेटिव डेटा को बेसिकली जो नंबर्स हमें गिवन है क्वांटिटेटिव डेटा को ज़रा एनालाइज करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं डेफिनेशन? ये P3 स्टाइल है ना. A2 में तो P3 P4 होगा. ये वाला जो है वो पेपर 3 स्टाइल क्वेश्चन है. जो 8 मार्कर होते हैं वो पेपर 3 के अंदर आते हैं. पेपर 4 में 20 मार्कर्स होते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या डिफाइन किया जाए? आई थिंक क्वांटिटेटिव डेटा को भी कर सकते हैं. पेबैक 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 भी कर सकते हैं लेकिन पेबैक आई थिंक वो तो फिर डिस्कशन में आएगा हमारे. एक्सपेंशन को कर सकते हैं. आई थिंक ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. लेकिन क्वांटिटेटिव इज नॉट लाइक द बिजनेस टर्मिनोलॉजी. राइट. क्वांटिटेटिव इज लाइक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी. राइट. खैर डिफाइन कर सकते हैं. मसला नहीं है. और अब मुझे एक पैराग्राफ और एक पैराग्राफ के अंदर हमें बेसिकली सोचना है कि दो मेन पैराग्राफ्स बनाने ना 8 मार्कर के अंदर. एग्जाम में भी तुम्हें इस तरह से आंसर्स सोचना तो होंगे ऑब्वियसली. जब दो पैराग्राफ्स बनाने तो बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग और बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग वी शुड नो दैट वी शुड प्लान बिफोर वी स्टार्ट like writing the answer we should plan what our first para would look like and what our second para would look like. Right. So para 1 में और para 2 में अब मुझे ये पॉइंट्स डालने हैं. कोई आई थिंक दो दो फैक्टर एक पैराग्राफ में कर देते हैं. जरूरी नहीं कि अब सारे के सारे लिख दूं. हो सकता है मैं किसी दो फैक्टर्स पे भी लिख सकता हूँ. बट आई थिंक वी कुड कनेक्ट टू ईच. थोड़ा सा कैपिटल कॉस्ट और पेबैक को जो है हम साथ कनेक्ट करके लिख सकते हैं. और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फिर हम दूसरा पैराग्राफ रख सकते हैं. राइट.
तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट साइड है, हमारी कैपिटल कॉस्ट और जो पे बैक है, वो हम एक पैरा में कर सकते हैं। और फिर इसके बाद पैरा टू में इसकी हम प्रॉफिटेबिलिटी जो गिवन है बेसिकली, जिसमें एनुअल प्रॉफिट्स गिवन है और ब्रेक इवन गिवन है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि पहले से मैं सोच लूंगा ना, तो फिर मैं अपने आंसर्स को ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। दैट वुड हेल्प मी टू राइट अ हाई क्वालिटी आंसर। बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो देखो एग्जाम में गिवन है, देखो क्लियरली तुम्हारे सामने अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेटा तो गिवन है, कैलकुलेशंस भी हुई हुई हैं, अब सिर्फ उसको लिखना है। तो लिखने की जो क्वालिटी है ना, एक्सप्लेनेशन की जो क्वालिटी है, वो बहुत मैटर करती है बिजनेस के अंदर। इट्स नॉट अबाउट द पॉइंट्स, you would know the points definitely, but how well you explain it would make a difference. All right. All right. Question one. Analyze the quantitative data. Let's just start writing. Question number one. पहले हम intro में definition दे देते हैं. Growth is one of the major growth. Yeah, enjoying. What about you? Are you enjoying teaching? Oh yes, I love teaching. I really, really enjoy teaching. अच्छी अच्छा सीन है टीचिंग का यार, बहुत ही अच्छा सीन है। ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर, तुम लोग में से भी कोई टीचर बन जाना पड़े, ओके, अगर दिल चाहे तो एजुकेशन इंडस्ट्री में। आई डोंट नो इफ सम ऑफ यू इज इंटरेस्टेड। ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स where an organization try to increase their scale of production, where an organization try to increase their scale of production either internally or externally, either internally or externally। अच्छा, एक सवाल है कि इफ वी गो फॉर दिस मलेशियन साइट, अगर हम मलेशियन साइट पे जाते हैं तो विल दिस बी कंसिडर्ड एज इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ? व्हाट डू यू थिंक? अगर हम मलेशियन साइट पे जाते हैं तो इंटरनल ग्रोथ है या एक्सटर्नल ग्रोथ है? इट्स इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, किसी के साथ मर्जर तो नहीं हो रहा ना। और एक्सपेंशन ऑफ जर्मन साइट पे जाते हैं तो फिर अगर हम एग्जिस्टिंग जर्मन साइट को एक्सपैंड करते हैं, विल दिस बी इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ? ये भी इंटरनल, दोनों इंटरनल ग्रोथ के ऑप्शन हैं। इसमें कोई मर्जर्स एंड टेक ओवर की स्टोरी नहीं है, इसलिए कोई एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं है, रिमेंबर इट। ऑलराइट। वन ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये यूं भी शुरू कर सकते हैं, डायरेक्ट भी टू द पॉइंट बात लिख सकते हैं। क्वांटिटेटिवली द कैपिटल कॉस्ट is a significant factor to consider. The capital cost is a significant factor to consider when making an investment decision. The Malaysian site would need writing speed fast, okay? Quantitatively, the capital cost is a significant factor to consider when making an investment decision. The Malaysian side would need the investment of $6 million, which is double the size of investment
which is double the size of investment required for the expansion of existing German site. It would be more challenging for Hysonic to arrange. It would be more challenging for Hysonic to arrange finance for Malaysian site and the right decision and the right decisions about sources of finance will have to be made. However, the payback is in 3 years. However, the payback is in 3 years for Malaysian site, which means that the amount invested क्या लिख रहे थे हम? देखो मैं रीड करता हूँ. Quantitatively, the capital cost is a significant factor to consider when making an investment decision. The Malaysian site would need the investment of $6 million, which is double the size of investment required for the expansion of existing German site. It would be more challenging for Hysonic to arrange finance for Malaysian site, and the right decision about sources of finance will have to be made. However, the payback is in 3 years for Malaysian site, which means that invested the amount invested will be recovered in 3 years, which is quite early as compared to the German side, where the $3 million investment, will be recovered in 6 years. देख लो कितना बेसिक करके मीनिंग समझा रहा हूँ. पे बैक को ये सिर्फ नहीं लिख दिया कि पे बैक जो है वो 3 साल है, उसका 6 साल है, जिसका मतलब है कि 3 साल बेहतर. आई कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली स्टेट के भाई ये पे बैक इसका इतना है, इसका इतना, ये बेहतर. ऐसा नहीं. आई हैव टू एक्सप्लेन द बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट पे बैक मीन्स. आई हैव टू एक्चुअली यूज माई बुकिश नॉलेज ऑल्सो टू एक्सप्लेन एंड एनालाइज द पॉइंट बेटर. राइट? यहाँ तक लिख लिया एवरीवन? Sir, how will it be challenging for Hysonic to arrange finance for Malaysian side when the company is in good position? कंपनी इज इन गुड पोजीशन, और शायद इतना मसला नहीं होगा. बस ज़ाहिर है ज़्यादा पैसे अरेंज करने होंगे तो आपको ज़्यादा शेयर्स इशू करना होंगे, ज़्यादा लोन लेना होगा. कोई बहुत बड़ा आई थिंक मसला होगा नहीं इनके लिए. सो वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन हाई सोनिक, और हमने इसका एक पैराग्राफ अभी लिख लिया है जिसमें हमने कैपिटल कॉस्ट को पूरा एनालाइज किया है. और सेकंड पैराग्राफ हमने सोचा है कि हम किस पे लिखने वाले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर. प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमारे पास नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दीज नंबर्स. ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है? मलेशियन साइड $1.5 million का हमें प्रॉफिट देगी एनुअली, जबकि अगर हम जर्मन साइड को एक्सपैंड करते हैं तो 0.5 million का प्रॉफिट होगा एनुअली. और आउटपुट अगर हम देखें तो ब्रेक इवन जो है वो भी लेट है जर्मन साइड में. सो नाउ आई हैव टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी. व्हेन द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लिखते हैं, सेकेंड पैराग्राफ. ओह, 4 साल है. सॉरी, पे बैक 3 साल नहीं है.
ओ सॉरी, मैंने 3 साल लिख दिया मलेशियन साइड। ठीक है, तो 3 साल नहीं, 4 साल। ठीक है, गुड, गुड। when the profitability when the profitability of both the options is considered, it can be clearly seen that the annual profits that the annual profits of ठीक है, when the profitability of both the options is considered, it can be clearly seen that the amount annual profits of Malaysian site are is is 3 times than that of German site। प्रॉफिट काफी ज्यादा है। if the return on investment is considered when the return on investment is considered, Malaysian site will have Malaysian site will have ROI of ROI is basically return on investment। ROI कितना होगा? प्रॉफिट्स कितने मलेशियन साइट के हमारे? मलेशियन साइट का प्रॉफिट है 1.5 मिलियन और इन्वेस्टमेंट है 6 मिलियन, यानी कि 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे सालाना 1.5 मिलियन का प्रॉफिट है, $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आएगा? 1.5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 25%। राइट, 25% ROI आएगा मलेशियन साइट का, वेर एज द ROI ऑफ German side is expected to be जर्मन साइड का कितना आएगा? $0.5 मिलियन का प्रॉफिट था और $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 divided by the investment of 3 multiplied by 100, that would be like 16.7%. So clearly the profitability of Malaysian side would be better. If the return on investment is considered, Malaysian side will have ROI of 25%, whereas the ROI of German side is expected to be 16.7%, which clearly reflects that higher profit could be expected from Malaysian side। This would be due to the potential to explore This would be due to the potential to explore Asian market after offshoring to Malaysia। इसने कहा था ना कि अगर हम मलेशिया जाते हैं तो फिर हम एशियन मार्केट को भी टैप कर सकते हैं, जर्मनी से तो हम यूरोप में सिर्फ थे ना। द ब्रेक इवन किसका बेहतर लग रहा है तुम लोगों को? व्हाट डू यू थिंक, ब्रेक इवन कौन सी साइट का बेहतर है, मलेशियन साइट और जर्मन साइट? ब्रेक इवन अगर हम कंसिडर करें तो कौन सी साइट बेहतर है? मलेशिया डेफिनेटली बेहतर है क्योंकि आउटपुट भी कम बेचना पड़ेगा। गुड। द ब्रेक इवन फॉर मलेशिया
is also 40% of output, which is lower, which is lower than German site. The break even for Malaysia is also 40% of output, which is lower than the German site. And it means that financially, less risk will be involved in Malaysia. क्यों रिस्क कम क्यों होगा? As lower number of sound systems will have to be sold in order to cover up for the total costs. यानी कि आप कम यूनिट्स बेच के जो है वो अपने खर्चे कवर कर लोगे इन मलेशिया. 40% of output would have to be sold, right? See how am I actually using the definitions of the words? ये मैं ब्रेक इवन की एक तरह से सोचोगे तो डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, बस उसको मैं हाई सोनिक की कंडीशन में डाल के लिख रहा हूँ, है ना? और सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया कि ब्रेक इवन जल्दी और लेट है तो फिर मलेशिया बेहतर, ऐसे नहीं. आई हैव टू एनालाइज इट, आई हैव टू टेल व्हाट दिस ब्रेक इवन एक्चुअली मीन्स, आई हैव टू टेल अबाउट इट, राइट? उसके मार्क्स से मेन, कॉपी पेस्ट करने के मार्क्स मेन नहीं होते. राइटिंग स्किल्स का गेम है सारा. जितना मुझे कॉन्सेप्ट भी आता हो फिर उसको समझाने अच्छे से आता हो. बिकॉज द बेटर आई, इट्स नॉट अबाउट द इंग्लिश, इट्स नॉट अबाउट द वोकेबलरी, इट्स नॉट अबाउट द कोई ग्रामर बहुत अच्छी हो या पंक्चुएशंस मेरे सही हो, ऐसा कोई सीन नहीं है. लेकिन द क्वालिटी ऑफ एन आंसर वुड बी डिफाइंड by how much business answer it looks like. It should not just be a basic English explanation or basic English description. स्टोरी राइटिंग और आंसर राइटिंग में भी फर्क होता है, ये बात याद रखना. हमें जब आंसर्स लिखने होते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी पे फोकस करना होता है. बिजनेस इज नॉट अबाउट राइटिंग राइट, मे बी राइट और रॉन्ग आंसर्स, राइट? Most of the kids do write the right answers, but they're not able to explain it really well. The quality of that answer is not very high because they might not have explained the point properly, they might not have actually mentioned the basic details of it. कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताते हैं सिर्फ. मैंने बहुत सारे आंसर्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर लाइक कि वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ना ऊपर से इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करेंगे कि भाई मलेशिया की साइड जो है वो उसमें 6 मिलियन चाहिए और जर्मन साइड में तो 3 मिलियन चाहिए, तो जर्मन साइड बेहतर है. मतलब से वो फैक्ट्स को स्टेट करते हैं. देखो मैं समझाता हूँ. जैसे अगर मैं बहुत ही बेसिक आंसर लिख रहा हूँ तो शायद मैं लिखूंगा कि यार मलेशियन साइड पे जाते हैं तो 4 साल में पे बैक आएगा और जर्मन साइड में जाते हैं तो 6 साल में पे बैक आएगा. जिसका मतलब है कि मलेशियन साइड अच्छी है भाई, बहुत ज़बरदस्त, फुल स्टॉप. मतलब दिस इज नॉट कंप्लीट. Like if I copy and paste the information from this case, then I need to explain the meaning of it. What this 4 year actually means, what this 6 years actually mean. यूं समझो कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता, एग्जामिनर को ये पता ही नहीं है कि 4 साल का मतलब क्या है. तुम्हें उसको बताना है कि 4 साल का मतलब ये है कि अगर आपने मलेशिया में 6 मिलियन लगाया तो 4 साल में वो 6 मिलियन वापस आएगा. जबकि अगर आपने जर्मन साइड में 3 मिलियन लगाया तो वो 6 साल में वापस आएगा. उसके ऊपर जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, उसके मेन मार्क्स होते हैं. देर आर सम स्टूडेंट्स हु मेक दिस ब्लंडर. बल्कि बहुत सारे मेजोरिटी बच्चे होते हैं जो ये ब्लंडर करते हैं कि वो सिर्फ ऊपर से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं. सिर्फ ये बोल देते हैं कि भाई प्रॉफिट इसका 1.5 मिलियन है, इसका 0.5 मिलियन है, तो इसका मतलब मलेशिया बेहतर है. ये नहीं होता. भाई 1.5 मिलियन है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा. जबकि 0.5 मिलियन है तो वो इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न नहीं है. आई नीड टू एक्चुअली टॉक अबाउट दैट थिंग एंड दैट्स व्हाट would define the quality of my answer. I guess you get the point, right? और जितने आंसर्स आप लिखते जाओगे उतना ये बेहतर होता चला जाता है. और लेवल्स आहिस्ते आहिस्ते बताऊंगा. आई गेस थोड़ा सा इसके लिए टाइम रखो फरहान. पहले बेसिक्स हम सीखें
कि आंसर बेसिक कैसा नज़र आता है। और ये जो मैंने लिखा है वो तो ज़ाहिर है तुम लोगों ने भी नोटबुक्स में लिखा है, लेकिन जब एक्चुअल में पेपर 3 कर रहे होंगे तो पेपर 3 में तो हमारे पास आंसरिंग लाइंस गिवन होती हैं। और जो 8 मार्कर्स होते हैं, लेट मी जस्ट शो यू, जो 8 एग्जाम में होगा हमारा पेपर 3 का, उस पेपर 3 में तुम्हारे पास इस तरह से गिवन लाइंस होंगी। ठीक है, 8 मार्कर के लिए वो 1 पेज होता है, ये तो अभी हमने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन जब तुम 8 मार्कर एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होगे पेपर 3 में, तो वो इस तरह से जगह देगा, पूरा पेज रिटन लाइंस होंगी। ठीक है, और इन्हीं लाइंस में आंसर लिखना होगा। इन लाइंस के हम कोशिश करेंगे कि आगे ना लिखें, सिर्फ लाइन में ही लिखें। और अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना होगा देन आई कैन जस्ट आस्क फॉर एक्स्ट्रा शीट्स एंड देन आई हैव टू गिव द रेफरेंस दैट it's continued on the extra sheet like this. I'll have to give the reference here and then I can go to the extra sheet as well, but it's suggested and recommended कि लाइंस में ही लिखें। जब लाइंस गिवन हैं तो लाइंस में ही लिखें। और आइडियल तरीका तो ये है कि जब मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूँ ना 8 मार्कर, तो आइडियली फर्स्ट 2-3 लाइंस के अंदर जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन आ जाए। और फिर ये आई थिंक जब बच्चे लिखना शुरू करें ना तो एक तरीका होता है कि आप है ना, लिखने से पहले ना इस तरह से छोटी छोटी लाइंस लगा दो जब आंसर शुरू करने लगो। जब लेट्स से मेरे सामने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर है एंड आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग माय आंसर, एक चीज तो मैंने बताई कि आप प्लान कर लो उसको पहले, साइड में छोटा सा प्लान कर लो। प्लान के बाद है ना फिर ये लाइंस बना सकते हो कि यार यहाँ से यहाँ तक मुझे इंट्रो लिखना है, फर्स्ट पैरा के लिए मैक्सिमम इतनी जगह है, और फिर सेकंड पैराग्राफ मेरा यहाँ से शुरू होना चाहिए और यहाँ पे। यानी कि लाइंस वुड एक्चुअली गिव यू सम गाइडेंस कि यार पैरा 1 और पैरा 2 को हम इक्वल वेटेज दे रहे हो। ऐसा कुछ करते हैं कि बच्चे इंट्रो लिखते हैं, पैरा 1 यहाँ तक चल रहा है, पैरा 2 लिखना शुरू किया, जगह ही नहीं बची, फिर यहाँ पे नीचे सारा जा रहे होते हैं। कोशिश करना है कि लाइंस इस तरह से बना के ना फिर लिखना शुरू करें और फिर इसी स्पेस में हम अपना आंसर ख़त्म करें। कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा लिखना हो तो थोड़ी सी भूलने की एक्टिंग करके यूं ऊपर लाइंस डाल के फिर नीचे यूं लिख लें, थोड़ी भूलने की एक्टिंग भी कर सकते हो। जैसे भूल गए तुम और यूं करके लिखा, दो इसमें से 2 लाइंस निकाल दी ऐसे करके, राइट मे बी। राइट, अब ये भी कर सकते हो, ये भी हम सीखेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि हम लाइंस में ही लिखें। और लाइंस में लिखने के बाद जब ग्रेड मिल रहा है तो फिर हम क्यों ज़बरदस्ती ज़्यादा लिखें, राइट। इफ आई कुड राइट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस बट या यू नीड टू, लाइन स्किप भी नहीं, लाइन चेंज करनी है बट लाइन बीच में छोड़ना नहीं, एक्स्ट्रा लाइंस बीच में नहीं छोड़ना, लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है बीच में। एंड जितना ज़्यादा धैर्य तुम लोग लिखना शुरू करोगे उतना ये बेहतर होता चला जाएगा। द मोर यू राइट द बेटर इट गेट्स, स्टार्ट जस्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस। यू कैन, आई जस्ट टेल यू, गूगल यूट्यूब पे जो बेसिकली मेरा पेज है बिजनेस बाय कुठारी, तो उस पेज पे ना पूरी प्लेलिस्ट भी है पेपर 3 की, पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, अगर तुम चाहो तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बिजनेस बाय कुठारी पे जाके उसमें प्लेलिस्ट में जाके पेपर 3 की एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो तुम स्टार्ट कर सकते हो लिखना। बुक में से क्वेश्चंस निकाल निकाल के सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। स्टार्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस एंड देन ट्राई टू स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, राइट। दिस वुड हेल्प यू टू गेट बेटर। ऑलराइट, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को।